नमस्कार, मैं रवीश कुमार पुणे गया था। वहां हमने एक इमारत देखी जिसके बारे में अखबारों में छपा है कि यह वो स्कूल है जिसे सावित्री बाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले ने बनवाया था। मौके पर रिसर्च के साथ नहीं गया, इसलिए सोचा कि रिपोर्ट दिखाने से पहले उन बातों को रखूं जो हम वहां जाकर रिकॉर्डिंग के दौरान नहीं कह सके। हमने अरुणा दिवेगांवकर की किताब ज्योतिर्मय सावित्री एक समताधिष्ठित सहजीवन का एक हिस्सा पढ़ा। वैसे अनेक किताबें हैं उन पर। पुणे के हरिति प्रकाशन से छपी इस किताब से पता चला कि 1840 में जब सावित्री बाई की शादी ज्योतिबा फुले से होती है, तब सावित्री जी की उम्र 9 साल थी और ज्योतिबा फुले की 12 साल। शादी के पहले वे पढ़ी लिखी नहीं थी। उसके बाद सावित्री बाई ज्योतिबा फुले से प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करती हैं और बाद में अध्यापक होने की ट्रेनिंग लेती हैं, कविताएं लिखती हैं। अरुणा दिवेगांवकर ने अपनी किताब में लिखा है कि सावित्री बाई को मराठी की एक आधुनिक कवि के रूप में भी देखा जाता है। अपनी कविताओं और अन्य लेखन में उन्होंने सामाजिक चेतना के पुनर्जागरण पर जोर दिया है। वे उस समय लड़कियों की शिक्षा के लिए समाज से लड़ गईं, जब स्त्रियों का शिक्षा पाना धर्म के विरुद्ध माना जाता था। घर घर जाकर लड़कियों की शिक्षा का प्रचार किया, उन्हें मुफ्त कपड़े दिए, किताबें दी। इसके लिए विरोध और अपमान भी सहा। इसमें ज्योतिबा फुले का सहयोग उनके साथ रहा। दिव्या कुंडुकुरी ने लाइव मिंट के अपने लेख में लिखा है कि सावित्री बाई स्कूल जाते वक्त अपने साथ एक और साड़ी लेकर जाती थीं, क्योंकि लोग पत्थर और गोबर फेंका करते थे। स्कूल पहुंचकर वे साड़ी बदलती थीं और पढ़ाना शुरू कर देती थीं। हम अपने सीमित रिसर्च से जान सके कि सावित्री बाई और सगुना बाई ने मिलकर पुणे के महारवाड़ा में लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया। इसके कुछ समय बाद उसी शहर के भिड़ेवाड़ा के इस स्कूल के लिए तात्या साहब भिड़े नामक व्यक्ति ने अपने वाड़े में फुले साहब को जगह दी। हम इसी स्कूल की जर्जर इमारत में गए। भिड़े ने 101 रुपया दान दिया और हर महीने 5 रुपया दान देने का वादा भी किया। 1848 में भिड़ेवाड़ा में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला जाता है, जिस स्कूल में हम गए। यह स्कूल सभी के लिए खोला गया था। 21 साल की ज्योतिबा और 17 साल की सावित्री बाई फुले सगुना बाई के साथ लड़कियों के लिए भारत का पहला ऐसा स्कूल खोलने में कामयाब होते हैं जिसे भारतीय चला रहे थे। आज से 174 साल पहले यहां वेदों और शास्त्रों के बजाय इन्होंने स्कूल में गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान पढ़ाना शुरू कर दिया। आप हमारी रिपोर्ट में स्कूल की हालत देख सकते हैं। दुख होना चाहिए कि सावित्री बाई फुले की महान विरासत को हमने जर्जर होने दिया। हमने इस स्कूल के बारे में पुणे के अखबारों में छपी खबरों को देखा और भी दुख हुआ। यानी सबको पता है कि यहां वह ऐतिहासिक स्कूल है, मगर जर्जर है। ऐसा नहीं है कि फुले दंपति ने सिर्फ यही एक स्कूल खोला। 1848 से 1852 के बीच पुणे में 18 स्कूल खोले। 18। इनके संचालन के लिए एक समिति बनाई गई। कितने लोकतांत्रिक थे। सावित्री बाई, सगुना बाई, फातिमा शेख ये अध्यापिकाएं बनी। फातिमा और सावित्री बाई ने एक साथ टीचर ट्रेनिंग ली। फातिमा भारत की पहली मुसलमान अध्यापिका बनती हैं। है ना कमाल का इतिहास। क्या हम सभी को आज और अभी इस स्कूल को फिर से खड़ा नहीं कर देना चाहिए? इस स्कूल को याद रखना एक सामाजिक राजनीतिक कार्य है, क्योंकि यह केवल स्कूल नहीं था। इस स्कूल की दीवारों ने समाज के भीतर की दीवारें गिरा दी, सभी लड़कियों के लिए पढ़ाई का नया रास्ता खोल दिया। अब आप इस रिपोर्ट को देखें, उसमें कुछ कमी हो सकती है, मगर हमसे रहा नहीं गया। हमें लगा कि बिल्कुल बताना चाहिए कि स्कूल की इमारत जर्जर हो चुकी है, नामो निशान मिट रहा है। आज तमाम लड़कियां आर्किटेक्ट हैं, वास्तुकार हैं। वे सभी सावित्री बाई फुले की कर्जदार हैं। वही जुट जाएं तो इस स्कूल की इमारत फिर से खड़ी की जा सकती है। आप ये रिपोर्ट देखिए।
ये बोर्ड है, यहाँ स्कूल थी। 1 जनवरी 1848 को है। यहाँ पे ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई ने स्कूल बनाया था लड़कियों के लिए। ये आप ये कह रहे हैं कि ये बोर्ड बचा हुआ है, पर इसका तो कुछ करना चाहिए था। पूरी दुनिया में रेस्टोरेशन हो जाता है, इसका क्यों नहीं हो सकता है? इस जगह से मतलब अगर लोग देखें तो उन्हें कितना दुख होगा कि सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम पे कितनी राजनीति होती है, कितने लोग कस्में खाते हैं, और इन दोनों का कितना शानदार योगदान है। देश का पहला लड़कियों के लिए एक प्रॉपर स्कूल यहाँ बनाया था उन्होंने, सावित्रीबाई फुले ने यहाँ पे। और ये इस स्कूल की ऐसी हालत है कि कायदे से तो इस स्कूल को सोने चांदी से जड़ के बचा के रखना चाहिए था, लेकिन ये इस हालत में है कि सब खंडहर में बदल चुका है। बहुत दुखद है कि 1 जनवरी 1848 में 1848 तो 1857 से पहले भी ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने यहाँ पर स्कूल बनाया था। इस जगह में अखबारों में पढ़ रहा था कि इसे राष्ट्रीय स्मारक बनाने के लिए तरह तरह के बयान दिए जाते हैं कि बनाया जाएगा, लेकिन दुकानदारों के साथ सहमति असहमति की बातें होती रहती हैं। लेकिन ऐसा भी क्या है कि दुकानें भी चलती रहती हैं और कोई बनाना चाहे तो ये इसे भी बना सकता था बिना दुकानों को हटाए हुए। तो वो हर चीज़ को दुनिया में इस तरह की पुरानी ऐतिहासिक इमारतों को संरक्षित किया गया है, तो ये क्यों नहीं किया जा सकता है? आप कल्पना कीजिए कि उस समय बिजली नहीं दौड़ रही है, बहुत सारी आज की सुविधाएं नहीं हैं, लेकिन उसमें से 2 शख्स ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले स्कूल कायम करते हैं कि लड़कियों को तालीम देनी है, और इस जगह पे ये स्कूल बनाया जाता है। हमने नहीं सोचा था कि इस स्कूल की ये हालत होगी। मुझे लगा कि कुछ ठीक ठाक शक्ल सूरत में ये स्कूल यहाँ मौजूद होगा, लेकिन आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये बताने लायक नहीं है। मतलब ये शर्म आ रही है कि ये इमारत इस हाल में है। ये किसी के लिए भी शर्म की बात है। मुझे लगता है कि लोगों ने कम देखा है। लोगों को ये देखना चाहिए कि इस हालत में क्यों है, और ऐसा क्या है कि हमारे पास इतने अच्छे अच्छे वास्तुकार हैं, शिल्पकार हैं, और पैसे की कोई कमी नहीं है इस देश में। तो यहाँ पर इसी रूप में बिना ट्रैफिक को परेशान किए हुए भी इस स्कूल को बहुत आराम से संरक्षित किया जा सकता है, और दुनिया में लोगों ने किया भी है ऐसी इमारतों को। लेकिन ये वाकई देख के मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं इस रूप में देखूंगा जिस स्कूल के बारे में इतिहास में इतना कुछ पढ़ाया जाता है, इतने दावे किए जाते हैं। और आप देखिए तो ये सीढ़ी देखकर आने का जो रास्ता है, बहुत ज़्यादा दुख हुआ है कि इस तरह से आएंगे और इस तरह से ये चीज़ें बनी होंगी, और ये आने जाने का रास्ता है। मतलब ये पूरा बंद है। मतलब एक तरह से पूरा एक जो शानदार इतिहास है उससे भी तो आप वंचित रख रहे हैं, पूरे ज़माने को वंचित रख रहे हैं। जिस समुदाय ने प्रेरणा ली, जो सावित्रीबाई फुले का नाम जपता है और उनकी प्रेरणा से उन्होंने इतिहास में समृद्धि की विकास यात्रा तय की है, वो बराबरी की बात करने के स्तर पर पहुँचे। इतना बड़ा बदलाव और इतने बड़े बदलाव के प्रतीक ये दोनों शख्स की बनाए हुए स्कूल की ये हालत है, तब जब देश की राजनीति में कभी कभी स्कूल मुद्दा भी बन जाता है। काश ऐसा नहीं होता, ऐसा हमें देखने को ना मिलता तो अच्छा होता। इसे इस रूप में तो बचा कर रखा ही जा सकता था कि देख के गर्व होता और लोगों को पता चलता कि इस स्कूल का संबंध किन चीज़ों से है। तो आप 7 जनरेशन हैं, किस परिवार के आप? महात्मा ज्योतिबा फुले। अच्छा, आप उन परिवार से जुड़े हुए हैं ज्योतिबा फुले जी के। 7 पीढ़ी पहले वो हुए। तो आपका नाम? प्रशांत यतीश फुले। अच्छा, तो ये क्यों नहीं ये स्कूल की हालत आपने इसकी खोज की इस तरह से? हाँ, मैंने ये पूरा पहले देखा। यहाँ किसी को भी अभी भी कुछ साल पहले ऐसी स्थिति थी कि किसी को भी मालूम नहीं था भिडेवाड़ा कहाँ पे है।
जहाँ जहाँ हम एक चौथी के पुस्तक में पढ़ते हैं कि महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले ने लड़कियों के लिए पहली पाठशाला शुरू की। पर आज लोग आज तक इसका राष्ट्रीय स्मारक नहीं हुआ, क्योंकि इसके पीछे तो बहुत कारण है। लोगों को बताया जा रहा है कि ये जो नीचे के गाले धारक है वो इसको विरोध करे। उनका उनको राष्ट्रीय स्मारक के कोई विरोध नहीं है। उनका कहना है हमारे बहुत पीढ़ों ने यहाँ दुकान चलाया है, हमारे को यही दुकान चाहिए। हमने अभी दूसरे यहाँ किया तो फिर से हमारे को पहले से स्टार्ट करना पड़ेगा पूरा बिजनेस। तो यहाँ दुकान भी चलती रहे, पूरा बिजनेस सेट है। बिल्कुल नहीं, उनके बिजनेस और उनकी दुकान भी यहाँ रह सकती है, लेकिन उसके बाद भी ये इमारत तो बन सकती है। हाँ, ना वो इसके तो बनने के लिए उनकी दुकान क्यों हटानी पड़ेगी? ये तो पूरा षड्यंत्र है ना, ये तो पूरा राजकारण है। राजकारण के कारण तो ये सब हो रहा है। आज तक बहुत आए, बहुत जनों ने आश्वासन दिया हम यह राष्ट्रीय स्मारक करेंगे, इतना निधि स्पॉन्सर हुआ है। अभी महानगरपालिका पुणे के महानगरपालिका में 8 कोटि की निधि अभी मंजूर हुआ है। जो बजट है पुणे महानगर के 8 करोड़ का पैसा इसके लिए बजट सैंक्शन हुआ है। पर अभी तक जो बजट है, यहाँ तो कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। यहाँ तो पहले बहुत सारे अवैध चीजें होती थी। यानी यहाँ तो दारू पीने को आते थे लोग, पत्ते खेलते थे, कुछ लोग यहाँ सोने को आते थे। ऐसी स्थिति थी। हमने जो यहाँ जो फरासखाना पुलिस स्टेशन है वहाँ जाकर कंप्लेन की ये की, और उसके बाद आज यहाँ ये जो होते थे अवैध चीजें आज नहीं हो रहे हो। तो ये वो मैं एक ऐतिहासिक इमारत के भीतर खड़ा हूँ। इस इमारत का संबंध भारत में तालीम की क्रांति से है, ऐसे समाज में क्रांति से है, इन लड़कियों की पढ़ाई से संबंधित क्रांति से है, जब उन्हें पढ़ने पर कई तरह की सामाजिक बंदिशें थी। उन बंदिशों को चुनौती देने का काम किया सावित्रीबाई फुले ने और महात्मा ज्योतिबा फुले ने, और 1 जनवरी 1848 को यहाँ पर वो स्कूल बनाते हैं। लेकिन बहुत दुख की बात है कि 2022 के दिसंबर में इस इमारत में मैं खड़ा हूँ और ये इमारत जर्जर नजर आ रही है। बताया गया है कि राजनीति हो रही है, लेकिन नगर पालिका ने बजट का भी प्रावधान किया है, जो भी किया है। लेकिन इस हाल में किसी भी बहाने से ये स्कूल, ये इमारत, इसे देखकर बहुत दुख हुआ है। अच्छा हुआ कि मैंने देख लिया। अब लग रहा है ना देखते तो कम से कम इसका दुख ही ना होता कि हमने वो ना देखा। मगर अगर यहाँ नहीं आते और इसे देखता नहीं मैं, तो मैं बताने की स्थिति में नहीं होता कि हम कितनी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक इमारत को गंवा रहे हैं। इस इमारत को बनाने के लिए तो सारे देश को जुट जाना चाहिए था और इसे वापस उस पुराने रूप में इसे खड़ा कर देना चाहिए था। कितनी अफसोस की बात है कि इस छोटी सी बात को कहने की जरूरत पड़ रही है। तो आपने स्कूल की इमारत देखी, उम्मीद है आपको दुख हुआ होगा, शर्म तो आनी ही चाहिए। साधारण लोग नहीं थे। सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ने अपने स्कूल में आने वाले बच्चों के माता पिता के लिए रात्रि पाठशाला भी शुरू की। फुले और सावित्रीबाई ने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की। सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ अभियान छेड़ दिया, जिसमें फातिमा शेख और सगुना बाई भी सहयोगी बनी। कुंडुकुरी ने अपने लेख में बताया है कि इन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए कई तरह के मंच बनाए। अपने घर में ब्राह्मण विधवाओं की डिलीवरी के लिए सावित्रीबाई ने होम फॉर द प्रिवेंशन ऑफ इन्फेंटिसाइड खोला ताकि उनके बच्चे जीवित रह सकें। 1890 में फुले की मृत्यु के बाद सावित्रीबाई सत्य शोधक समाज के काम को आगे बढ़ाती हैं और 1893 में उसके वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता करती हैं। यह अपने आप में क्रांतिकारी बात थी।
इसकी तुलना इस बात से कीजिए कि कांग्रेस के किसी सेशन को पहली बार जब किसी महिला ने अध्यक्षता की, वो साल था 1917 और अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले का जीवन बहुत छोटा रहा है, मगर इस छोटे से जीवन में उन्होंने कितना काम कर दिया। क्या इनकी विरासत को बचाने का काम तेज गति से नहीं हो सकता है? 1896 में बॉम्बे में प्लेग फैला था। सावित्रीबाई ने प्लेग का इलाज करने के लिए एक क्लिनिक खोल दिया। यहीं पर बीमारों की सेवा करते करते वे बीमार पड़ी और 10 मार्च 1857 के दिन गुजर गई। सावित्रीबाई, सगुनाबाई और फातिमा शेख की बदौलत ही आज की लड़कियों को पढ़ने का अधिकार मिला है। नींव इन्होंने ही डाली है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि इन्होंने समाज के सिर्फ एक वर्ग के लिए काम किया। सभी लड़कियों की पढ़ाई के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। 2014 में पुणे विश्वविद्यालय का नाम सावित्रीबाई फुले के नाम पर रख दिया जाता है, मगर उनके स्थापित किए गए स्कूल की हालत आपने देखी। आप ये सवाल सरकार से पूछिए कि ऐसी हालत कब तक रहेगी। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। पर इसका तो कुछ करना चाहिए था। पूरी दुनिया में रेस्टोरेशन हो जाता है, इसका क्यों नहीं हो सकता है?